नमस्कार दोस्तों, कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज इस वीडियो में हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में जानेंगे। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से जितने भी पॉइंट निकलते हैं उन सभी पॉइंटों को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, सभी पॉइंटों का अच्छे तरीके से अध्ययन करेंगे। और जितना प्यार और सहयोग आपने पिछली वीडियो के ऊपर दिया है उतना प्यार और सहयोग आप हमारे साथ में बनाए रखिएगा और उतना प्यार और सहयोग इस वीडियो को भी दीजिए। तो आज हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की हेडिंग डालेंगे। आप भी यदि साथ के साथ में हमारे साथ में नोट्स बना रहे हैं तो आप भी हमारे साथ में ही हेडिंग डाल लीजिए, ऊपर बड़े अक्षरों में लिख लीजिए रेवाड़ी। रेवाड़ी ऐतिहासिक नगरी है और ये जो रेवाड़ी है ये डिस्ट्रिक्ट के रूप में कब उभर कर आया था तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1989 में। 1 नवंबर 1989 के अंदर हरियाणा के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, यमुनानगर, कैथल, रेवाड़ी और पानीपत। 1 नवंबर 1989 के अंदर हरियाणा में 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे, यमुनानगर, पानीपत, कैथल और रेवाड़ी। लेकिन होता क्या है कि पानीपत डिस्ट्रिक्ट को 1991 में रद्द करके वापिस करनाल में मिला दिया जाता है और वो पानीपत दोबारा बनता है 1992 के अंदर। तो ये जो रेवाड़ी है ये रेवाड़ी 1 नवंबर 1989 के अंदर बना था। ये जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ये कब बना था तो आप बताएंगे 1 नवंबर 1989 के अंदर रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट बना था। ये रेवाड़ी एक राजा हुआ करता था, राजा रेवत। राजा रेवत, उनकी पुत्री का नाम था रेवती। राजा रेवत जिनकी पुत्री का नाम हुआ करता था रेवती, और उसी रेवती के नाम पर बसाया गया है रेवाड़ी। राजा रेवत की पुत्री का नाम था रेवती और उसी रेवती के नाम पर बसाया गया है रेवाड़ी। भगवान श्री कृष्ण का जो भाई था वो बलराम हुआ करता था और उस बलराम की पत्नी का नाम था रेवती। देखिए, राजा रेवत की पुत्री रेवती के नाम पर बसाया गया शहर रेवाड़ी है। ये रेवती बलराम की पत्नी थी। बलराम श्री कृष्ण का भाई था। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंसारी गांव पलवल में पड़ता है और कॉटन सिटी के नाम से किसे जानते हैं तो आप बताएंगे पलवल को। कॉटन हब के नाम से किसे जानते हैं तो आप बताएंगे सिरसा को। ये रेवाड़ी जिसका पुराना नाम था रेवावाड़ी, ये रेवाड़ी जिसका पुराना नाम रेवावाड़ी हुआ करता था, ये रेवावाड़ी आज बिगड़कर हो गया रेवाड़ी। ये रेवावाड़ी आज बिगड़कर हो गया है रेवाड़ी। इस रेवाड़ी को किस किस नाम से जानते हैं तो आप बताएंगे वीर सिटी के नाम से, वीर सिटी के नाम से और पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा की वीर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे रेवाड़ी को। हरियाणा की पीतल नगरी के नाम से किसे जाना जाता है तो आप बताएंगे रेवाड़ी को। लेकिन हरियाणा में बर्तन नगरी के नाम से किसे जानते हैं जगाधरी को। और जगाधरी कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो आप बताएंगे यमुनानगर के अंदर। जगाधरी यमुनानगर में पड़ता है और वो जगाधरी जो है उसे हम बर्तन नगरी के नाम से जानते हैं। लेकिन पीतल नगरी के नाम से कौन से डिस्ट्रिक्ट को जाना जाता है तो आप बताएंगे रेवाड़ी को पीतल नगरी के नाम से जानते हैं। हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक, हरियाणा में सबसे ज़्यादा सैनिक कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगे हुए हैं तो आप बता देना रेवाड़ी से। लेकिन शहीदों का शहर किसे कहते हैं झज्जर को। वीरों की भूमि किसे कहते हैं तो आप बताएंगे रेवाड़ी को। और शहीदों का गांव किसे कहते हैं तो आप बता देना तिगांव को। और तिगांव कहाँ पर पड़ता है तो आप बता देना फरीदाबाद में। ये रेवाड़ी जिसके क्षेत्रफल के पॉइंट की बात करें कि जिसका क्षेत्रफल कितना है तो आप बताएंगे 1594 वर्ग किलोमीटर रेवाड़ी का क्षेत्रफल है। इस रेवाड़ी के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं तो आप बताएंगे 3 सीटें, जिसमें एक नाम आता है रेवाड़ी का, उसके बाद में नाम आता है कोसली का और उसके बाद में नाम आता है बावल का। बावल ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की एससी रिजर्व सीट का नाम है। रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की जो एससी रिजर्व सीट है उसका नाम है बावल।
और यहाँ से विधायक डॉक्टर बनवारी लाल है, और डॉक्टर बनवारी लाल वर्तमान में उनके पास में सहकारिता मंत्रालय है। डॉक्टर बनवारी लाल जो बावल से विधायक हैं, इनके पास में वर्तमान में सहकारिता मंत्रालय है। तो ये चीजें याद रखें। वर्तमान सरकार में भी मंत्री है, पिछली सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे। डॉक्टर बनवारी लाल बीजेपी से विधायक है, और वो बीजेपी जो 1980 में बना था, वो मेवात विकास बोर्ड भी 1980 में बना था। मेवात विकास बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है, या मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है वही मेवात विकास बोर्ड का अध्यक्ष होता है। तो वर्तमान में मेवात विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन हैं? तो आप बताएंगे मनोहर लाल खट्टर। कौन है भैया? तो आप बता देना मनोहर लाल खट्टर है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, उपमंडल रेवाड़ी, बावल, कोसली। उपमंडल है रेवाड़ी में, रेवाड़ी, बावल, कोसली। तहसील के पॉइंट की बात करें तो रेवाड़ी, बावल, कोसली ये तहसील भी है, और उप तहसील के पॉइंट की बात करें धारूहेड़ा, डहीना, मनेठी, नाहाड़, पालहवास। धारूहेड़ा, डहीना, मनेठी, अरे ये वही मनेठी है भैया जहां पर देश का 22वां एम्स प्रस्तावित है। देश का 22वां एम्स कहां प्रस्तावित है? तो आप बताएंगे मनेठी में, नाहड़, और फिर उसके बाद में मनेठी कौन से जिले की उप तहसील है? तो रेवाड़ी की। उसके बाद में नाहड़ उप तहसील आता है, और उसके बाद में पालावास उप तहसील आता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। खंड के पॉइंट की बात करें तो रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, नाहड़, डहीना और बावल, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर खंड पड़ते हैं। ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से संबंधित कुछ डाटा था, और ये डाटा हमने आपके सामने रखा है, और आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट समझ में आया होगा। अब हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक एक पॉइंट को बड़ी बारीकी से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को बड़े जहर तरीके से सीखेंगे, एक एक पॉइंट को बड़े मस्त तरीके से पढ़ेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। कुछ लोगों का ये भी होता है कि सर डाउट सेशन चलाओ, तो हाँ, आप कमेंट के अंदर जो YouTube की कमेंट वगैरह है, उस कमेंट के अंदर आपको जो भी डाउट रहता है वो डाउट लिखकर भेजें। हम सभी कमेंट देखते हैं, आप अपना डाउट लिखकर भेजें, हम उसके अंदर आपके डाउट को उठाएंगे। जब डाउट क्लास होगी तो उस डाउट को क्लियर किया जाएगा। तो YouTube के अंदर आप YouTube पे कमेंट में आप अपना जो भी डाउट होता है, जो भी क्वेश्चन होता है, जो भी पर्सन होता है, वो जरूर लिख कर बताए। यदि आपका पर्सन आता है तो उस पर्सन का हम आंसर जरूर देंगे, और डाउट क्लास चलेगी, शायद सैटरडे को लगा देंगे डाउट क्लास। तो उसके अंदर हम आपको बताएंगे, जो भी आपको डाउट होगा वो डाउट आपका क्लियर किया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखें कि सारे कमेंट, सभी कमेंट आपके पढ़े जाते हैं, और जितने भी आप कमेंट करते हैं उन सभी का दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत आपको। आप हमारे साथ में बस इसी प्रकार का प्यार और सहयोग बनाए रखें, ठीक है। जो भी डाउट रहता है वो भी कमेंट में करें, हम उन्हीं कमेंटों का या वैसे डाउट क्लास में आंसर देने की कोशिश करेंगे। डाउट सेशन चलेगा, उसमें सभी पॉइंट क्लियर करेंगे। देखें, अब सबसे पहले नाम आता है रेवाड़ी के अंदर अर्जुनायणगढ़ का। आपने नाम सुना होगा अर्जुनायणगढ़। अर्जुनायणगढ़ का संबंध कहां से था? तो आप बताएंगे महेंद्रगढ़ से, रेवाड़ी से और राजस्थान से अर्जुनायणगढ़ का संबंध हुआ करता था। महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और राजस्थान से अर्जुनायणगढ़ का संबंध था। और इस अर्जुनायणगढ़ की जो राजधानी थी, अर्जुनायणगढ़ की जो राजधानी हुआ करता था, वो कौन सा शहर हुआ करता था? तो आप बताएंगे रेवाड़ी। रेवाड़ी जो रेवती के नाम पर बसा है, अभी बताया था, जो रेवती के नाम पर बसा है। रेवती जो बलराम की पत्नी थी, बलराम श्री कृष्ण का भाई था। श्री कृष्ण बलराम को दाऊजी कहता था। दाऊजी का मंदिर बंचारी गांव पलवल में पड़ता है, और पलवल जिसे कॉटन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है बच्चे। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखें, 1151 ईस्वी में विग्रह राज चतुर्थ ने भद्दानको के ऊपर आक्रमण किया था। 1151 ईस्वी में विग्रह राज चतुर्थ ने भद्दानको के ऊपर
आक्रमण किया था 1151 ईस्वी के अंदर। 1151 की बातें हैं जब विग्रहराज चतुर्थ ने भद्दानको के ऊपर आक्रमण किया था। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है औरंगजेब के शासनकाल का। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान रेवाड़ी से अहीर शासन की शुरुआत हुई थी। रेवाड़ी में अहीर शासन की शुरुआत कौन से गांव से हुई थी तो आप बताएंगे घड़ी बोलनी गांव से। और राजस्थान पुलिस का जो हेड है, राजस्थान पुलिस में जो सबसे बड़ा अधिकारी है, राजस्थान पुलिस का सबसे जो हेड है वो इस घड़ी बोलनी गांव का ही रहने वाला है। राजस्थान पुलिस का जो हेड है वो इस घड़ी बोलनी गांव का ही रहने वाला है। तो याद रखिएगा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान अहीर शासन की शुरुआत घड़ी बोलनी गांव से हुई थी। लेकिन अहीर शासन की शुरुआत घड़ी बोलनी गांव से किसने की थी तो आप बताएंगे नंदराम नामक अहीर ने। नंदराम नामक अहीर ने। इस नंदराम नामक अहीर के बाद में शासक बनता है बालकिशन। बालकिशन शासक बनता है और इस बालकिशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने, इस बालकिशन की बहादुरी से खुश होकर मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। इसे शमशेर बहादुर की उपाधि दी थी। तो ये चीजें याद रखिएगा, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान घड़ी बोलनी गांव से नंदराम नामक अहीर ने अहीर शासन की शुरुआत की थी। अहीर शासन की शुरुआत की नंदराम नामक अहीर ने। नंदराम नामक अहीर के डेथ होने के पश्चात बालकिशन यहाँ का शासक बनता है और इस बालकिशन की बहादुरी से खुश होकर दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने इसे शमशेर बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अरे मोहम्मद शाह रंगीला का भैया ये दोस्त हुआ करता था। 24 फरवरी 1739 का पॉइंट आपने पढ़ा होगा। 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध हुआ था। 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध बालकिशन और नादिर शाह के मध्य हुआ था। लेकिन बालकिशन उस युद्ध में मारा जाता है, बालकिशन उस युद्ध में हार जाता है। तब मोहम्मद शाह रंगीला लड़ता है किसके साथ में? नादिर शाह के साथ में। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 में रेवाड़ी के शासक बालकिशन और किसके मध्य हुआ था तो आप बताएंगे नादिर शाह के मध्य। लेकिन जब बालकिशन युद्ध हार गया तो मोहम्मद शाह रंगीला और नादिर शाह के मध्य करनाल का युद्ध हुआ था। ये याद रखें। मोहम्मद शाह रंगीला से ही पहले बालकिशन लड़ने गया था नादिर शाह से, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला का दोस्त हुआ करता था। और ये मोहम्मद शाह रंगीला जिसने बालकिशन को शमशेर बहादुर की उपाधि, जिसने बालकिशन को शमशेर बहादुर की उपाधि से सम्मानित किया था। क्लियर है? तो ये सभी पॉइंट आप क्लियर रखिएगा। उसके बाद में नाम आता 1857 की क्रांति का। 1857 की क्रांति का नेतृत्व इस क्षेत्र से किसने किया था तो आप बताएंगे राव तुलाराम ने। किसने किया था? राव तुलाराम ने। और इस महान वीर योद्धा की याद में हरियाणा में 23 सितंबर को मनाते हैं शहीदी दिवस। हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी याद में मनाया जाता है तो आप बताएंगे राव तुलाराम की याद में। 1857 की क्रांति का दिल्ली से किसने नेतृत्व किया था तो आप बताएंगे बहादुर शाह जफर ने, बहादुर शाह सेकंड ने। और बहादुर शाह सेकंड जिसका दोस्त हुआ करता था राव तुलाराम। ऐसा बताया जाता है कि जब क्रांति की शुरुआत हुई थी तो राव तुलाराम मेरठ में ही मौजूद थे। जब अंबाला नहीं, भारत में जब क्रांति की शुरुआत हुई थी, मेरठ से क्रांति का आगाज हुआ तो राव तुलाराम मेरठ में ही मौजूद थे। वहां पर इन्होंने क्रांति का सूत्रपात किया था, वहां से इन्होंने क्रांति स्टार्ट करवाई थी। ऐसा बताया जाता है कि मेरठ में इन्होंने काफी अंग्रेज अधिकारियों के सर धड़ से अलग कर दिए थे। उसके बाद में ये दिल्ली में आए थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिले थे और दिल्ली में बहादुर शाह जफर से मिलने के बाद बहादुर शाह जफर ने आदेश दिया था, क्योंकि उसके दोस्त हुआ करते थे और दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह भी थे। तो बहादुर शाह जफर ने आदेश दिया था कि आप अपने इलाके से क्रांति का सूत्रपात करें, आप अपने इलाके से 1857 की क्रांति की अगुवाई करें। उसके बाद में राव तुलाराम इस अहीरवाल क्षेत्र के अंदर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के अंदर पहुंचता है। जब यह रेवाड़ी महेंद्रगढ़ के अंदर पहुंचता है तो यह यहां पर आकर 5000 सैनिकों की फौज तैयार करता है।
अब ऐसा नहीं है कि उन 5,000 सैनिकों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक जाति और एक ही धर्म से लोग शामिल थे, नहीं। जब राव तुलाराम 5,000 सैनिकों की फौज तैयार करता है तो उसमें सभी जाति धर्मों से लोग शामिल हुआ करते थे। राव तुलाराम की 5,000 सैनिकों की फौज में तो टोहाना फतेहाबाद के लोग भी शामिल थे। राव तुलाराम की 5,000 सैनिकों की फौज में तो टोहाना फतेहाबाद के लोग भी शामिल थे, और जो लोग टोहाना फतेहाबाद से राव तुलाराम की सेना में थे उन्हें रिसाला के नाम से जाना गया था। उन्हें किस नाम से जाना गया था? रिसाला के नाम से। अब राव तुलाराम 5,000 सैनिकों की फौज लेकर नारनौल की तरफ कूच करता है। वहां से अंग्रेजी सेना आती है, 8,000 अंग्रेजी सैनिक, इनके पास में 5,000 है। दूसरी तरफ अंग्रेजी सेना अपने 8,000 सैनिकों को लेकर आती है, और 8,000 सैनिकों को लेकर आती है तो इनका पड़ाव उस दिन होता है नसीबपुर गांव में। और जैसे ही अगले दिन सूर्योदय होता है, 16 नवंबर 1857 को सूर्योदय के समय युद्ध छिड़ता है। अब जैसे ही सूर्योदय के समय युद्ध छिड़ा तो युद्ध होते होते सूर्यास्त हो गया। राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाला था। इसने काफी अंग्रेज अधिकारी मौत की नींद सुला दिए थे। इसके भी काफी सैनिक शहीद हो चुके थे, और उन सैनिकों ने काफी मात्रा में अंग्रेजी सेना की धज्जियां उड़ा दी थी। अंग्रेजी सेना है वो फौज खत्म ही कर दी थी लगभग। कहने का मतलब राव तुलाराम युद्ध जीतने ही वाला था। अचानक राव तुलाराम की नजर एक फौज पर पड़ी जो बहुत दूर थी, वो आ रही थी युद्ध स्थल की तरफ। तो राव तुलाराम के अंदर एक खुशी हुई कि देखो हमारा साथ देने के लिए और भी फौजें आ गई हैं। लेकिन होता क्या है कि वो फौज जयपुर रियासत, पटियाला रियासत और नाभा रियासत ने भेजी थी, और वो फौज अंग्रेजों का साथ देने के लिए आई थी। जब युद्ध स्थल के पास में वो फौजें पहुंचती है तो वो राव तुलाराम के खिलाफ ही लड़ने लगती है। उसके बाद में राव तुलाराम सोचता है कि अब तो भाई साहब यहाँ से भागना ही ठीक होगा, यहाँ से चलना ही ठीक होगा। उसके बाद में राव तुलाराम जोधपुर जाता है, और जोधपुर क्यों जाता है? क्योंकि जोधपुर के जो रियासत हुआ करती थी उसके शासक हुआ करते थे वो राव तुलाराम के दोस्त हुआ करते थे। वहाँ जोधपुर के शासक इसकी आर्थिक मदद करते हैं। जोधपुर में राव तुलाराम रुकता नहीं है। क्यों नहीं रुकता है? क्योंकि अंग्रेजी फौजें राव तुलाराम के पीछे पड़ी हुई थी। उसके बाद में राव तुलाराम जाता है बिहार में, और बिहार में तात्या टोपे से मिलता है। तात्या टोपे भी राव तुलाराम का दोस्त हुआ करता था। भाई महान वीर योद्धा का तो सब दोस्त होता है, नहीं? तो तात्या टोपे से मिलता है। अब तात्या टोपे के एक मुखबिर ने, तात्या टोपे के करीबी व्यक्ति ने ही तात्या टोपे के बारे में अंग्रेजों को सूचना दे दी कि तात्या टोपे तो यहाँ छिपा हुआ है। अब अंग्रेजों ने तात्या टोपे को भी पकड़ लिया, लेकिन राव तुलाराम वहां भी बच गया। और उसके बाद में राव तुलाराम जाता है अफगानिस्तान। आपने बहुत पढ़ा होगा आज तक कि राव तुलाराम अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान में उनकी डेथ हुई, लेकिन क्या आज तक आपके माइंड में आया है कि राव तुलाराम अफगानिस्तान क्यों गए थे? अफगानिस्तान जाने का रीजन क्या था? अरे भैया, उस समय ईरान, इराक, रसिया, अफगानिस्तान, ये सभी देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इसलिए राव तुलाराम अफगानिस्तान गए थे, क्योंकि भारत के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी और वो सभी देश ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ थे। इसलिए राव तुलाराम अफगानिस्तान गए थे। अफगानिस्तान जाने के बाद में ये रूस के शासकों से खत लिखता है। रूसी जो शासक थे, रूस के देश के अंदर जो शासक थे, उनको खत लिखता है कि आप हमारी मदद कीजिए। लेकिन उसी दौरान 1863 के अंदर राव तुलाराम को एक भयंकर बीमारी हो जाती है, और उस भयंकर बीमारी के कारण अफगानिस्तान में इनकी डेथ हो जाती है। और इस महान वीर योद्धा की याद में हरियाणा में 23 सितंबर को शहीदी दिवस मनाते हैं। हरियाणा में शहीदी दिवस 23 सितंबर को किसकी याद में मनाते हैं? तो आप बताएंगे राव तुलाराम की याद में। किसकी याद में? राव तुलाराम की याद में। इनका जन्म 1825 में हुआ था, और डेथ कब हुई है? तो आप बताएंगे 1863 के अंदर। क्लियर है? उसके बाद में बागवाला तालाब, बागवाला तालाब व राव तेज सिंह तालाब, बागवाला तालाब
वह राव तेज सिंह तालाब है, ये रेवाड़ी में कब बना था? तो आप बताएंगे 1815 में। उसके बाद में नाम आता है कि 1873 का हरियाणा में पर पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, हरियाणा में पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच, हरियाणा में पहली ट्रेन चली थी दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में, कब चली थी? तो आप बताएंगे 1873 के अंदर। हरियाणा में पहली ट्रेन 1873 में दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन भी रेवाड़ी है। यहाँ से 6 दिशाओं में ट्रेन जाती है। हरियाणा सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स भी रेलवे स्टेशन कौन सा देता है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी। रेवाड़ी रेलवे स्टेशन हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है, लेकिन हरियाणा का सबसे बिजी रेलवे स्टेशन, सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन अम्बाला है। उत्तर हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन अम्बाला है। अम्बाला से 4 दिशाओं में ट्रेन जाता है। और रेवाड़ी से कितने दिशाओं में ट्रेन जाता है? तो आप बताएंगे 6 दिशाओं में। लेकिन हरियाणा की जो प्रथम ट्रेन चली थी वो भी दिल्ली से रेवाड़ी, रेवाड़ी से दिल्ली मत कर देना, गलत हो जाएगा। और पहला ऑप्शन रेवाड़ी से दिल्ली ही मिलेगा, गलत हो जाएगा। दिल्ली से रेवाड़ी हरियाणा के अंदर प्रथम ट्रेन चली थी। कहां से कहां? दिल्ली से रेवाड़ी के बीच चली थी, 1873 के अंदर चली थी, याद रखें। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1880 का। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा, हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा कब खोली गई थी? 1880 में। किसके प्रयासों से खोली गई थी? तो आप बताएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से। लेकिन उसी महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से 1880 से पहले रेवाड़ी के अंदर एक गौशाला भी खोली गई थी। विश्व की प्रथम गौशाला, भारत की प्रथम गौशाला, हरियाणा की प्रथम गौशाला एक ही बात है। जब विश्व की, पूरे वर्ल्ड की प्रथम गौशाला खुल रही है हरियाणा में, तो वो हरियाणा की भी पहली है और भारत की भी पहली है। पूरे विश्व की पहली गौशाला 1879 में खुली थी रेवाड़ी के अंदर। महर्षि दयानंद सरस्वती के प्रयासों से खुली थी। और उसी महर्षि दयानंद सरस्वती ने अगले साल रेवाड़ी में आर्य समाज की शाखा भी खुलवाई थी। अगले साल आर्य समाज की शाखा भी खुलवाई थी 1880 के अंदर। लेकिन 1879 के अंदर याद रखिएगा रेवाड़ी के अंदर विश्व की प्रथम गौशाला बनी थी। विश्व की प्रथम गौशाला कहाँ है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। लेकिन हरियाणा में सबसे कम गाय भी रेवाड़ी में है। लेकिन 2019 की पशु गणना देखें, 2019 की पशु गणना देखें तो हरियाणा में सबसे कम गाय है पंचकुला में, लेकिन हरियाणा में सबसे कम गौशाला है रेवाड़ी में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय और सबसे ज़्यादा गौशाला कहाँ हैं? तो आप बताएंगे सिरसा में। और सिरसा में सबसे ज़्यादा गाय की नस्ल साहिवाल मिलती है। कौन सी गाय की नस्ल मिलती है? तो आप बताएंगे बच्चे साहिवाल गाय की नस्ल मिलती है। उसके बाद में नाम आता है 1 मई 1920। 1 मई 1920 आपने नाम सुना होगा सर सादीलाल का। सर सादीलाल 1 मई 1920 के अंदर सर सादीलाल 1 मई 1920 में सर सादीलाल लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम इंडियन चीफ जस्टिस बने थे। लाहौर हाई कोर्ट की स्थापना उच्च न्यायालय अधिनियम 1919 के तहत 1919 में की गई थी। लेकिन उस लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश, प्रथम इंडियन चीफ जस्टिस हरियाणा से हुआ करते थे। ये सौभाग्य की बात है कि आपके हरियाणा से थे और हरियाणा में रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से हुआ करते थे सर सादीलाल। और ये लाहौर हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश, इंडियन चीफ जस्टिस कब बने थे? 1 मई 1920 को बने थे। कब बने थे बच्चे? 1 मई 1920 को बने थे। एक बार साफ कर देते, उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं ना। तो ये चीज़ें याद रखिएगा भैया, बहुत मज़ेदार है, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है, एकदम बढ़िया तरीके वाला नहीं। तो ये चीज़ें आप सभी ने याद रखनी है। देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें। उसके बाद में नाम आता है 1926। भक्ति समाचार पत्र निकला था 1926 में। भक्ति समाचार पत्र रेवाड़ी से किसने निकाला था? तो आप बताएंगे सूरदेवी ने। 1926 में
रेवाड़ी से भक्ति समाचार पत्र किसने निकाला था? सूरदेवी ने। इसी 1926 में अहीर हितैषी समाचार पत्र निकला था। अहीर हितैषी समाचार पत्र, और ये किसने निकाला था? तो आप बताएंगे राव गणेशी लाल ने। अहीर हितैषी समाचार पत्र राव गणेशी लाल ने निकाला था। और कब निकाला था? तो आप बताएंगे 1926 के अंदर। 1926 में रेवाड़ी से 2 समाचार पत्र निकले थे, जिसमें नाम आता है भक्ति समाचार पत्र सूरदेवी ने, और अहीर हितैषी समाचार पत्र किसने निकाला था? राव गणेशी लाल ने निकाला था। उसके बाद में नाम आता है जो अगला जो पॉइंट है उसमें 1987 का। 1987 के अंदर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था 1987 के अंदर। 1987 में नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। और ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो 2009 में संवेदनशील घोषित किया गया है। ये नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य है, ये 2009 में संवेदनशील घोषित कर दिया गया। संवेदनशील घोषित कर दिया गया। आम लोगों को इसके अंदर जाने पर अनुमति बैन कर दी गई। यदि आप जाएंगे और यदि कुछ हो जाता है तो सरकार का उसमें कोई भी दोष नहीं है, ये कह दिया गया था। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है 1987 के बाद में 13 जनवरी 2015। 13 जनवरी 2015 में देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी। देश की पहली सीएनजी ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो आप बताएंगे देश की पहली सीएनजी ट्रेन चली थी वो रेवाड़ी से रोहतक के बीच में। रेवाड़ी से रोहतक के बीच में चली थी। कब चली थी? तो आप बताएंगे 13 जनवरी 2015 के अंदर। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा था। ये देश के इतिहास में पहली बार हो रहा था कि जब भारत में सीएनजी ट्रेन चली हो। और कहाँ से कहाँ चली हो? रेवाड़ी से रोहतक। रोहतक से रेवाड़ी गलत हो जाएगा, रोहतक से रेवाड़ी गलत हो जाएगा, लेकिन रेवाड़ी से रोहतक आंसर ठीक है। तो याद रखिएगा रेवाड़ी से रोहतक। उस समय रेल मंत्री कौन हुआ करते थे? तो आप बताएंगे सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान रेल मंत्री कौन है? तो आप बताएंगे पीयूष गोयल। वर्तमान में रेल मंत्री पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल हरियाणा के हिसार के उकलाना मंडी से रहने वाले हैं। वर्तमान में जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल, ये हरियाणा के हिसार से रहने वाले हैं। और हिसार की एक विधानसभा सीट है उकलाना, और उस हिसार की उकलाना विधानसभा सीट के रहने वाले हैं वर्तमान रेल मंत्री। तो ठीक है, तो ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कुछ डेट से संबंधित पॉइंट थे जो आपने लिखे हैं। उसके बाद में नाम आता है घंटेश्वर मंदिर। घंटेश्वर मंदिर है रेवाड़ी में। ऐसा बताया जाता है कि ये मंदिर 250 वर्ष पुराना है। घंटेश्वर मंदिर पड़ता है रेवाड़ी में, घपड़ेश्वर मंदिर पड़ता है सोनीपत में, लेकिन घंटाघर मंदिर पड़ता है भिवानी में। अरे भैया, घंटाघर मंदिर भिवानी में, घपड़ेश्वर मंदिर सोनीपत में, और घंटेश्वर मंदिर कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी में। हनुमान जी का मंदिर भी पड़ता है, हनुमान जी मंदिर भी पड़ता है कहाँ पर? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। और उसके बाद में पड़ता है नसियाणी जैन मंदिर। नसियाणी जैन मंदिर, ये नसियाणी जैन मंदिर भी कहाँ है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद में बाबा सच्चा शाही मेला। देखिए, सच्चा सौदा मेला जींद में लगता है, लेकिन डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा में। लेकिन सच्चा शाही का जो मेला लगता है वो याद रखिएगा कहाँ पर लगता है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी के अंदर। सच्चा शाही मेला कहाँ पर लगता है? रेवाड़ी के अंदर। और सच्चा सौदा मेला जींद में, और डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? तो आप बताएंगे सिरसा में है। कहाँ पर है? सिरसा में। उसके बाद में दूसरा मेला लगता है श्याम छड़ी का मेला। श्याम छड़ी का मेला, श्याम छड़ी का मेला। देखिए, श्याम जी का मेला लगता है, श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर में।
श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में और छड़ियों का मेला अमूपुर करनाल में, अमूपुर करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। सच्चा शाही मेला रेवाड़ी में, डेरा सच्चा सौदा कहाँ पर है? सिरसा में, लेकिन सच्चा सौदा मेला जींद में। श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी में, श्याम जी का मेला दुब्बलधन झज्जर में और छड़ियों का मेला अमूपुर गांव करनाल में लगता है। उसके बाद में नाम आता है इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद, इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद। इब्राहिम 12 हजारी की मस्जिद कहाँ है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी में। और उसके बाद में नाम आता है लाल मस्जिद, लाल मस्जिद कहाँ है? तो आप बताएंगे रेवाड़ी और रोहतक में। हरियाणा में 2 जगह के ऊपर लाल मस्जिद पड़ती है। रोहतक में भिवानी स्टैंड के ऊपर लाल मस्जिद है और रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है ये HSSC वाला पूछ चुका है कि रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनी थी, या रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो कब बनी थी? तो आप बताएंगे रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है वो 1570 में बनी थी। और 1570 में किसके शासनकाल के दौरान बनी थी? तो आप बताएंगे अकबर के शासनकाल के दौरान। रेवाड़ी की जो लाल मस्जिद है ये 1570 में बनी थी। और ये किसके शासनकाल के दौरान बनी थी? तो आप बता देना, एक मुगल बादशाह हुआ करता था अकबर, जो 1556 से 1605 तक दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था, जिसे अकबर महान के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लगभग 50 सालों तक उन्होंने शासन किया। तो और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि सभी धर्मों को भी समान दृष्टि से देखा था इस प्रकार से, तो उनके कहा जाता है इस प्रकार से ना। उसके बाद में पर्यटन स्थल देखे तो उसमें नाम आता है सैंड पाइपर, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल, सैंड पाइपर पर्यटन स्थल है। और उसके बाद में नाम आता है जंगल बबलर, जंगल बबलर, जंगल बबलर जो पर्यटन स्थल है वो भी कहाँ है? तो रेवाड़ी में। लेकिन सैंड पाइपर रेवाड़ी सिटी में पड़ता है, जंगल बबलर धारूहेड़ा में पड़ता है। और कई बार ये भी पूछा जाता है कि धारूहेड़ा औद्योगिक नगरी कौन से हाईवे पे के ऊपर है? तो धारूहेड़ा औद्योगिक नगरी NH8 या 48 के ऊपर है। NH8 जिसका नाम नया नाम क्या हो गया है? तो 48, याद रखिएगा NH8 के ऊपर या 48 के ऊपर धारूहेड़ा औद्योगिक नगरी स्थित है। उसके बाद में इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय है। और इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय रेवाड़ी में कब बना था? 2013 में। और कहाँ पर है? तो आप बताएंगे मीरपुर में। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय मीरपुर के अंदर पड़ता है। लेकिन आप सभी को मालूम है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हिसार में है, और उस चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय, रूरल ऑफिस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो आप बताएंगे बावल में। कहाँ पर पड़ता है बच्चे? बावल में चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी का क्षेत्रीय कार्यालय है। और इसी बावल के अंदर रेवाड़ी में तेल डिपो भी स्थित है, रेवाड़ी में तेल डिपो भी स्थित है। बावल एक गांव पड़ता है करनावास, उस गांव के पास में ये तेल डिपो स्थित है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, रेवाड़ी का एक गांव पड़ता है कुंड, और उस कुंड के अंदर सलेटी पत्थर मिलते हैं। सलेटी पत्थर मतलब पहले स्लेट वगैरह नहीं होती थी जो स्कूलों में ले जाते थे और पेंसिल वगैरह से लिखते थे, वो पेंसिल चौक टाइप की आती थी जब स्कूलों के अंदर लेकर जाते थे, वो सलेटी पत्थर मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? तो आप बताएंगे कुंड के अंदर। लेकिन रेवाड़ी की एक विधानसभा सीट है कोसली, और उसी कोसली के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है लूखी गांव। लूखी गांव रेवाड़ी की एक विधानसभा सीट है कोसली, उस कोसली के अंदर एक गांव पड़ता है लूखी गांव। इस लूखी गांव को स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। रेवाड़ी की जो विधानसभा सीट है कोसली, उस कोसली के अंदर एक गांव पड़ता है लूखी, और उस लूखी गांव को स्वतंत्रता सेनानियों का गांव कहा जाता है। उसके बाद में नाम आता है रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना। रेवाड़ी लिफ्ट सिंचाई परियोजना, रेवाड़ी जो लिफ्ट सिंचाई परियोजना है ये कौन सी परियोजना का हिस्सा है? तो आप बताएंगे 5वीं परियोजना का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप का पहला स्टेट जिसने लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी।
एशिया महाद्वीप का पहला राज्य जिसने लिफ्ट सिंचाई परियोजना की शुरुआत की थी, तो आप बताएंगे हरियाणा। और हरियाणा की 5वीं लिफ्ट सिंचाई परियोजना रेवाड़ी। और हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक कौन माना जाता है? हरियाणा में लिफ्ट सिंचाई परियोजना का जनक कौन माना जाता है? तो आप बताएंगे चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल जिसका जन्म 1927 में गोलागढ़ भिवानी में हुआ था, 1927 में, जिसकी डेथ 2006 के अंदर हुई थी। ठीक है, तो ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कुछ पॉइंट थे। अब हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट पढ़ेंगे, कुछ जो महान हस्तियां हैं रेवाड़ी की उनके बारे में जानेंगे, रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नाम आता है कल्लन खां। कल्लन खां, कल्लन खां जिसमें नाम आता है ख्याल गायक कल्लन खां, जिनके गुरु का नाम था होद्दू खां। कल्लन खां ख्याल गायक जिनके गुरु का नाम था होद्दू खां, इनका संबंध कहाँ से रहा है? तो आप बताएंगे गुडियानी से रहा है, जो कहाँ पर पड़ता है? रेवाड़ी के अंदर। गुडियानी रेवाड़ी से रहा है। कि कहाँ से रहा है? तो आप बता देना, गुडियानी रेवाड़ी से इनका संबंध रहा है। ठीक है ना, ये सभी पॉइंट आपने याद रखना है। उसके बाद में नाम आता है बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त। बाल मुकुंद गुप्त का संबंध भी कौन से गांव से है? तो आप बताएंगे गुडियानी से। लेकिन इनकी एक विशेषता कि इनका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार था। हिंदी में इन्होंने हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी, हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी, हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी, और उर्दू में कोहिनूर समाचार पत्र निकाला था। याद रखिएगा, हिंदी में हिंदुस्तान और हिंद बंगवासी और उर्दू में कोहिनूर समाचार पत्र है, वो किसने निकाला था? तो आप बताएंगे बाल मुकुंद गुप्त ने, जिनका संबंध रेवाड़ी से था, जिसका हिंदी और उर्दू के ऊपर समान अधिकार था। याद रखिए। उसके बाद में नाम आता है हरियाणा लोक रंगमंच का पिता। हरियाणा लोक रंगमंच, हरियाणा लोक रंगमंच का पिता किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे अली बख्श को। हरियाणा लोक रंगमंच का पिता किसे कहा जाता है? तो आप बता देना अली बख्श को। हरियाणा लोक रंगमंच का पिता के नाम से किसे जानते हैं? तो आप बताएंगे अली बख्श को हरियाणा लोक रंगमंच का पिता कहा जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। एक बार बोर्ड को साफ कर देते, उसके बाद में आगे बढ़ते। यदि आप कुछ पॉइंट नहीं लिख पाते हैं तो आप वीडियो को बैक करके लिख लीजिए, वीडियो को पीछे करके लिख लीजिए, साथ के साथ में लिख लीजिए। ठीक है, देखें नेक्स्ट पॉइंट देखें, हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही। हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही जिसमें नाम आता है नरेंद्र यादव। हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही नरेंद्र यादव कहाँ से है? तो आप बताएंगे एक गांव पड़ता है रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जिसका नाम है नेहरूगढ़। नेहरूगढ़ से है हरियाणा का सबसे युवा पर्वतारोही नरेंद्र यादव, जो नेहरूगढ़ रेवाड़ी से है। उसके बाद में नाम आता है राव बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह का नाम आता है। ये राव बीरेंद्र सिंह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री और हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह थे। हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर राव बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह, हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। कहने का मतलब ये गैर कांग्रेसी था, तो इनकी पार्टी का क्या नाम था? इनकी पार्टी हुआ करती थी हरियाणा विशाल पार्टी। इनकी पार्टी का नाम क्या था? हरियाणा विशाल पार्टी। और इस हरियाणा विशाल पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो उगता हुआ सूर्य था। हरियाणा विधानसभा के दूसरे स्पीकर या हरियाणा विधानसभा के प्रथम पुरुष स्पीकर राव बीरेंद्र सिंह, और याद रखिएगा हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह। और जब ये हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे तो इन्हीं के शासनकाल में हरियाणा प्रदेश का पहला डिप्टी सीएम, पहला उप मुख्यमंत्री चांद राम बना था। याद रखें,
इनकी पार्टी थी विशाल पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूर्य। और इनके एक पुत्र का नाम है राव इंद्रजीत सिंह। राव इंद्रजीत सिंह, और ये राव इंद्रजीत सिंह गुरुग्राम से सांसद हैं। गुरुग्राम जो लोकसभा की सीट है, वहाँ से जो सांसद है वो कौन है, तो आप बताएंगे राव इंद्रजीत सिंह। और ये किसके पुत्र हैं, तो आप बता देना राव बरिंदर सिंह के पुत्र हैं। तो ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमने सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को फैलाएं, ताकि हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए। आपके लिए कोर्स हमेशा फ्री है, और बिल्कुल फ्री कोर्स रहेगा। कहीं पर भी कोई भी ऐप आपको नहीं खरीदने की ज़रूरत, कहीं पर भी कोई ऐप डाउनलोड करने की नहीं ज़रूरत, कहीं भी कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ करवाएंगे, तो आप ऐसे इन झंझट में क्यों पड़े हुए हैं। आपको कुछ नहीं करना, बस सिर्फ यूट्यूब पे कास्ट क्लासेस सर्च करना है, आपके मन में आए वो वीडियो देखनी है, बिल्कुल फ्री है। लेकिन वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो ये आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत और जय हरियाणा। जय जवान, जय किसान।